ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः। स नः परषदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। तामग्निवर्णां तपसां ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्। दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा। पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकाय तन्याय शंयोः। विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि। अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम्। पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेमा परमात् सदस्थात्। स नः परषदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः। प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि। स्वाञ्चा अग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व। गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेमा। नाकस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवीर्लोक इहामादयन्ताम्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। सभी को सुप्रभात और जय माँ दुर्गा। आज हम वफा सुल्तान की किताब एक अल्लाह जो नफरत करता है या एक खुदा जो नफरत करता है उसका अगला चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट उसका 7th चैप्टर है फर्स्ट स्टेप टू फ्रीडम। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हम न्यूज़ पढ़ेंगे, तो आपके साथ शेयर करती हूँ आज की न्यूज़। पहली न्यूज़ है, रेहान खान के लिए रुबीना बन गई यशोदा। एक दिन फांसी के फंदे से झूलती मिली। पीड़ित परिजनों ने बताया मांस खाने को कहता था, पीटता था। मुंबई में यशोदा की हत्या के इल्जाम में पुलिस ने रेहान को गिरफ्तार किया है। रेहान से यशोदा ने 2018 में भागकर शादी की थी। उसके घर वालों का कहना है कि रेहान उनकी बेटी को मारता था। मुंबई पुलिस ने रेहान खान नाम के शख्स को पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। रेहान की पत्नी यशोदा खटीक धारावी स्थित अपने घर में सीलिंग रोड से लटकी हुई पाई गई। पुलिस ने यशोदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद रेहान की गिरफ्तारी की है। वहीं आरोपित रेहान का कहना है कि उसकी बीवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। 24 वर्षीय यशोदा मध्य प्रदेश के कटनी की रहने वाली थी। वह 2018 में रेहान खान के साथ घर छोड़कर चली गई थी और बाद में मुंबई में रहने लगी थी। यशोदा ने रेहान से मुंबई में ही शादी की और वहीं धारावी में रहने लगी। यशोदा के परिजनों का आरोप है कि रेहान यशोदा पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था और उसका नाम बदलकर रुबीना रख दिया था। परिवार का यह भी आरोप है कि रेहान शराब के नशे में यशोदा की पिटाई करता था, उसे मांस खाने को मजबूर करता था। यशोदा के परिवार की शिकायत पर धारावी पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपित रेहान पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही रेहान पर हत्या के मामले को आत्महत्या कर दिखाने का भी आरोप लगा है। वहीं धारावी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय कांडलगांवकर ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया है कि यशोदा खटीक की मौत गला घोंटने से हुई थी। रेहान खान और यशोधरा खटीक के 2 बच्चे हैं।
देश में बढ़ रहा है लव जिहाद और 2022 में लव जिहाद के 153 मामले जो हैं वो ऑप इंडिया ने रिपोर्ट करे थे। और अगली न्यूज़ है मोदी हिटलर भिंडरावाले संत। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थकों ने हिंदू मंदिर में की तोड़फोड़, लिखे आपत्तिजनक नारे। इस मामले पर स्वामीनारायण मंदिर ने कहा, हम बर्बरता और नफरत के इन कृत्यों से बहुत दुखी और स्तब्ध हैं। बीएपीएस हमेशा सभी धर्मों के और लोगों के साथ शांतिपूर्ण सह सह अस्तित्व और संवाद के लिए प्रतिबद्ध रहा है। हमने अधिकारियों को अवगत करा दिया है और उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। हम शांति और सद्भाव के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये लोग अब हिंदू मंदिरों को भी तोड़ रहे हैं। दिल्ली के कब्रिस्तान से निकला 54 साल की हिंदू महिला का शव। मुबीन ने साथियों के साथ मिलकर हत्या की, सैयद अली को पैसे देकर दफन किया। गिरफ्तार लोगों में मुबीन, रेहान, नवीन और सैयद अली शामिल हैं। सैयद अली कब्रिस्तान का केयरटेकर है। मुबीन खान ने रेहान और नवीन की मदद से महिला की हत्या की थी। इसके बाद केयरटेकर को 5,000 रुपए का लालच देके लाश कब्रिस्तान में दफन कर दी। दिल्ली में 54 साल की हिंदू महिला की हत्या के बाद कब्रिस्तान में दफन करने का मामला सामने आया है। करीब 10 दिन के बाद महिला का शव निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया। इस महिला की पहचान मीना के तौर पर हुई है। इस मामले में 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार लोगों में मुबीन, रेहान, नवीन और सैयद अली शामिल हैं। सैयद अली कब्रिस्तान का केयरटेकर है। मुबीन खान ने रेहान और नवीन की मदद से महिला की हत्या की थी। इसके बाद केयरटेकर को 5,000 रुपए का लालच देकर लाश कब्रिस्तान में दफन कर दी। पुलिस ने बताया कि मीना रेहड़ी पटरी वालों को ब्याज पर पैसा देती थी। आरोपितों ने भी उससे पैसे ले रखे थे। पैसे वापस मांगने पर उन्होंने उसकी हत्या कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में महिला आखिरी बार मोमीन और नवीन के साथ देखी गई थी। पूछताछ में उन्होंने उसे अपने कमरे पर ले जाने और तकिए से मुंह दबाकर हत्या करने की बात कन्फेस कर ली है। अगली न्यूज़ है हिंदू धर्म ग्रंथों को बताया पॉर्न। कहा हमें हिंदुओं से घृणा। लाइव आकर बांग्लादेश के विपक्षी नेताओं ने उगला जहर। बोला मिशन के बीच में ना आए। इससे पहले विपक्षा के नेता नुरुल ने कुछ सऊदी अरब से लाइव आते हुए कहा था कि पत्रकार गुलाम होते हैं। इसी वीडियो में उसने पत्रकारों को धमकाते हुए कहा था कि उसने मिशन में कोई ना आए बीच में। ये देखो बांग्लादेश के में हिंदू धर्मों को ये गाली दे रहा है। और उनको इसका नाम है बांग्लादेश गोनो अधिकार परिषद का संयोजक है। अगली न्यूज़ है उसके कहने पर कबूला इस्लाम। मौलाना ने निकाह कराया। आदिल के इनकार से टूटी राखी सावंत। बताया मैंने खुद फोटो वायरल की। राखी कहती है क्या वो पागल है? मैंने निकाह के कोर्ट के सारे प्रूफ दे दिए हैं। मौलाना ने शादी कराई है ये भी प्रूफ दे दिए हैं। इससे ज़्यादा और क्या प्रूफ दे सकती हूँ? मैंने सपना सब कुछ छोड़कर उस पर भरोसा करके उससे शादी की। बॉलीवुड अभिनेत्री और बिग बॉस की कंटेस्टेंट रह चुकी राखी सावंत एक बार फिर से सुर्खियों में है। बुधवार 11 जनवरी को सोशल मीडिया पर राखी और उसके बॉयफ्रेंड आदिल खान दुर्रानी की निकाह की तस्वीर वायरल हुई थी। बाद में राखी ने दावा किया कि उन्होंने ही निकाह की फोटो वायरल की थी क्योंकि आदिल इस निकाह से इनकार कर रहा था। राखी ने यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने हराम ना करके हलाल किया। उन्होंने कहा फिर भी आदिल क्यों निकाह से इनकार कर रहा है उन्हें समझ में नहीं आ रहा। यानी इसने अपना नाम भी बदल लिया, इस्लाम धर्म भी अपना लिया, निकाह भी करा लिया, मौलाना से करवाया, सारे प्रूफ भी हैं। लेकिन इसने कहा कि अ, हराम हर कोई करता है, मुझे हराम नहीं करना था, मैंने हलाल किया। मैं कहा गलत हूँ, जो हराम करे वो एक-एक को छोड़ दे, वो चलेगा, लेकिन जो हलाल करे वो गुनहगार है। तो राखी कह रही है कि मेरी माँ को ब्रेन कैंसर है, वो अस्पताल में भर्ती है। दूसरी तरफ आदिल हमारी शादी से इनकार कर रहा है। बकौल राखी उन्होंने आदिल के कहने पर ही इस्लाम धर्म अपनाया, लेकिन अब वो शादी से इनकार कर रहा है। और एनीवेज़ ये तो इनके नस-नस में है ही, अब इन्हें दूसरी लड़की फाँसनी है हिंदू। अगली न्यूज़ है जब शैतान को पत्थर मारने में मारे गए इंसान, बच्चे, बुजुर्ग, महिला सब कुछ ले गए। 12 जनवरी को मक्का में हुई थी 345 लोगों की मौत। वर्ष 1990 में इस तरह की भगदड़ में 14
1426 मुस्लिम यात्रियों की मौत हो गई थी। वहीं साल 2004 में 244 तीर्थयात्री मारे गए। 2015 में भी हज यात्रा के दौरान 717 मुस्लिम यात्रियों की मौत हो गई। हज यात्रा के अंतिम दिन शैतान को पत्थर मारकर अपने हज का सफर मुकम्मल कर लेना चाहते थे। लोग जमरात पुल पर जमा होने लगे। वहीं 3 बड़ी पत्थर की दीवारों पर पथराव करना होता है। पत्थर की इन दीवारों को शैतान समझकर इन पर पत्थरबाजी की जाती है। हज यात्री अपने गुनाहों से निजात पाने के लिए शैतान को पत्थर मारने की रस्म अदा करते हैं। उसी के साथ इनका हज मुकम्मल होता है। हज के सफर का आखिरी दिन होने के कारण हजारों की तादाद में आज़मीन हज अपने सामान लेकर मीना पहुंचते हैं। 12 जनवरी 2006 के दिन भी हालात ऐसे ही थे। शैतान को पत्थर मारने की रस्म दोपहर और सूरज डूबने के बीच अदा की जाती है। ज्यादातर हज यात्री जोहर यानी दोपहर की नमाज के बाद जल्द शैतान को पत्थर मारने की रस्म अदा कर वापसी की तैयारी में लग जाते हैं। इस दौरान यदि भीड़ को नियंत्रित करने में चूक हो जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। 12 जनवरी को भी ऐसे ही हुआ जब हजारों लोगों की अनियंत्रित भीड़ जमरात ब्रिज पर जमा हुई तो अचानक भीड़ भगदड़ भगदड़ मच गई और उसमें हज यात्री अपने सामान के साथ फंस गए। इस भगदड़ में 345 लोगों की मौत हो गई और हजार से ज्यादा घायल हो गए। हादसे के बाद नजारा दहला देने वाला था। लोग अपने साथ लाए सामान के नीचे दबते चले गए और लाशों का ढेर लग गया। द गार्जियन से बात करते हुए प्रत्यक्षदर्शी सौद अबू हमदा ने कहा कि शवों का ढेर लगा हुआ था। मैं लाशों को गिन नहीं पा सकता था। मैंने लोगों को एक दूसरे पर कूदते और चिल्लाते हुए देखा। इसके बाद हादसे से जुड़ा वीडियो फुटेज सामने आया जिसमें सफेद चादर से ढकी हज यात्रियों की सैकड़ों लाशें दिखाई दे रही थी। सऊदी टीवी नेटवर्क अल अखबरिया के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर दक्षिण एशिया के लोग थे। चलो, मक्का के एक होटल में इमारत गिर जाने से 76 हज यात्रियों की मौत हो गई। हाँ, इसी तरह 1990 में 14, यानी ये देखो कि इनके यहाँ अल्लाह इनको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। ये लोग तो धड़ाधड़ मर रहे हैं। अगली न्यूज़ है, किनके पैसों से नेपाल से लगे यूपी के इलाकों में चल रहे थे मदरसे। जकात चंदा देने वालों का पता नहीं, फंडिंग की जांच के आदेश। नेपाल सीमा से सटे यूपी के जिलों में तेजी से डेमोग्राफिक बदलाव हो रहे हैं। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में मस्जिदों और मज़ारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में हो रहा है। ऐसे क्षेत्रों से लगते नेपाल वाले हिस्सों में भी ऐसा ही हो रहा है। नेपाल के कई गांव अब मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। और नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के जिले में कुकुरमुत्ते की तरह उगाए अवैध मदरसों को लेकर पिछले दिनों ऑफ इंडिया ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। इसका असर अब दिखने लगा है। यूपी के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इन मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं। आज की लास्ट न्यूज़ है, हर साल 100-200 हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण, लड़कों का जबरदस्ती खतना। महाराष्ट्र के दौंड का हाल, रिपोर्ट में दावा मुस्लिम लड़कों को मिलते हैं 5 लाख। लोगों ने बताया कि दौंड में चल रही धर्मांतरण गतिविधियों के पीछे फारूक कुरैशी, कमल कुरैशी, आसिफ कुरैशी, फरहान कुरैशी का हाथ है। कोई भी इनके नाम लेने से डरता है। इनमें से कुमैल कुरैशी उर्फ हाजिज साहब को गिरफ्तार किया जा चुका है। महाराष्ट्र में हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन को लेकर चौंकने वाला खुलासा हुआ है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक दौंड में हर साल करीबन 200 लड़कियां मुसलमान बनाई जा रही हैं। हिंदू परिवारों का दावा है कि ऐसा करने के लिए मुस्लिम लड़के 5 लाख रुपए पाते हैं। इस खुलासे को करते हुए हिंदू परिवारों ने जानकारी दी कि इस्लामी कट्टरपंथियों को राजनेताओं का साथ मिला हुआ है। सांसद से लेकर पुलिस तक इनकी मदद कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार केवल हिंदू औरतें ही नहीं, हिंदू आदमी भी इस इलाके में इस्लामी धर्मांतरण का शिकार बन रहे हैं। हिंदू लड़कों को हनी ट्रैप में फंसाया जाता है और फिर उनसे धर्मांतरण के लिए बोला जाता है। लोगों का दावा है कि करीबन 100 लोगों को खतना के लिए मजबूर किया गया और कुछ का जबरन खतना करवाया गया। और 1 साल में यहाँ 100 से 200 लोगों का धर्मांतरण होता है, उसमें से ज़्यादातर लड़कियाँ हैं। ये लड़कियाँ 17 या 18 साल की होती हैं, वो भी ज़्यादातर कॉलेज में होती हैं, जब ये लोग उनका ब्रेन वॉश करते हैं। ये लोग निकाह की बातें करते हैं, इसके बाद बच्चा होता है तो तलाक देकर छोड़ देते हैं और फिर से खुद को शादी के लिए तैयार करते हैं। यानी एक हिंदू लड़की को बर्बाद करने के बाद उसको तलाक देके दूसरी हिंदू लड़की को बर्बाद करने की तैयारी इनकी शुरू हो जाती है। चलिए अब आज की जो है वो हम किताब शुरू करते हैं। और हमारी जो किताब वफ़ा सुल्तान की, मैं पेज काउंट कर रही थी पर मैं कर नहीं पाई। तो एनीवेज़
लग रहा है ये चैप्टर लंबा है। ज़्यादातर तो 6 पेजों का होता है, ये तो कुछ क ज़्यादा पेजों का लग रहा है। फर्स्ट स्टेप टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी। तो मैं इसका थोड़ा-सा पढ़ूँगी क्योंकि ये किताब मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। तो अब मैं एक पैरा पढ़ूँगी, फिर आपको उसका हिंदी में बता दूँगी। मैं एक-एक लाइन का ही करती जाती हूँ। तो 1980 का जब एंड हुआ तो पूरी दुनिया ने सीरिया पे आरोप मढ़ा कि वो टेररिज़्म आतंकवाद को सपोर्ट करता है और इंटरनेशनल टेररिज्म लिस्ट में उसका नाम लगा दिया गया और उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा दिए गए। क्योंकि आपको पता है कि जो इनके आईएमएफ का लोन उन्हीं को मिलता है जो कि इस लिस्ट में जो ग्रे लिस्ट में ना हो। तो जो टेररिस्ट कंट्रीज़ होते हैं उनको लोन नहीं मिलता। तो इस समय ही वफ़ा सुल्तान कहती है कि एक जवान पैलेस्टीनियन था, जिसके पास सीरिया का पासपोर्ट था। उसने अपना एक गर्लफ्रेंड के सूटकेस में बॉम्ब प्लांट कर दिया। जब उसने लंदन एयरपोर्ट पर बोर्ड करा प्लेन उसकी गर्लफ्रेंड ने, तो इस सीरियन पासपोर्ट रखने वाले पैलेस्टीनियन आदमी ने उसकी सूटकेस में एक बम रख दिया। जब तक ये पकड़ा गया, तब तक वो भाग के सीरियन एम्बेसी जो लंदन में है, वहाँ उसने शरण ले ली और ब्रिटिश पुलिस को वहाँ पर बिल्डिंग के अंदर तोड़कर आना पड़ा उसको अरेस्ट करने के लिए। इसके बाद इसी इंसिडेंट के बाद से सीरिया ने अपने सारे डिप्लोमेटिक टाइज़ जो हैं ब्रिटेन से तोड़ दिए और उसके रिलेशन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ था, वो एक क्राइसिस पॉइंट तक पहुँच गया। और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगने के बाद ये जो है सीरिया की इकोनॉमी को और वहाँ के जीवन को बिगाड़ने लगे और वहाँ का जीवन जो है 1980 के लास्ट 4 साल में एक नरक के समान हो गया। और ये तो हमें पता ही है कि मुस्लिम जहाँ रहते हैं वहाँ बड़ा रिप्रेसिव सोसाइटी होती है, उनको खूब दबाया जाता है। तो मुस्लिम सोसाइटी का रिप्रेशन सीरियन मुस्लिम सोसाइटी का एक तरफ है और दूसरा जहाँ वहाँ पर डिक्टेटोरियल रेजीम हो गई, तो यहाँ जो जवान सीरियन थे, वो इधर-उधर नौकरी ढूँढने के लिए दुनिया में इधर-उधर नौकरी ढूँढने के लिए उत्सुक हो गए और अ, उनको इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी नीचे गिर गई कि अब उनको लगा कि उनका बहुत अनजस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है, इसलिए उन्होंने सोचा ये एमिग्रेट कर जाएँ दूसरे कंट्रीज़ में। तो वफ़ा सुल्तान कहती है कि इसके हस्बैंड ने बहुत रातें बाहर गुज़ारी एक फ़ॉरेन एम्बेसी जो थी दमास्कस में। सीरिया की राजधानी दमास्कस है, तो वहाँ उसके बाहर उसने बहुत सारी रातें गुज़ारी और उसको हर बार जो है वो निराश होना पड़ा जब उसकी एप्लीकेशन जो है वो जो है रिजेक्ट कर दी जाती थी। और उसको अपनी बहुत सारा जो है अपनी कमाई जो है अपनी जर्नी दमास्कस जाने में खर्चनी पड़ी और कि वहाँ पर बहुत सारी फॉरेन एम्बेसीज़ हैं और वहाँ होटल हैं जहाँ वो रुकता था और फिर एक जगह से उसकी एप्लीकेशन रद्द हो जाती थी तो दूसरे कॉन्सुलेट में लगाता था। तो वफ़ा कहती है कि वो बहुत बेचैन हो गई उसके इस तरह से बार-बार ट्रैवल करने से और उसका जो ढूँढने में कि भई अब मैं कहाँ रहूँ मतलब विदेश में कहीं पर भी कोई भी कंट्री मिल जाए रहने को। तो इस वज़ह से इनकी सारी इनकम जो है वो इसी चीज़ में खर्च होने लगी क्योंकि एप्लीकेशन लगाने के लिए बहुत पैसे खर्च होते हैं और ट्रैवल करने के लिए और होटल में रुकने के लिए। और जब भी वफ़ा सुल्तान उसके साथ कोई ये वाली बात लाती थी, तो इसका हस्बैंड कहता था कि भई मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस कंट्री में बिलॉन्ग नहीं करता और मैं किसी और देश में बिलॉन्ग करता हूँ जो मुझे ज़्यादा डिज़र्व करता है। अब मई 1988 में एक चमत्कार ही हो गया कि जिसने कन्फर्म कर दिया कि हाँ, इसका हस्बैंड का सोचना सही था कि कोई और कंट्री जो है वो उसको ज़्यादा डिज़र्व करता था इसके अपेक्षा जहाँ उसका जन्म हुआ था। उसको वीज़ा लग गया यूनाइटेड स्टेट्स का और वो इसके 8 महीने पहले ही सीरिया से यूएस इसका हस्बैंड पहले पहुँचा। और जब ये 8 महीने बाद गई,
तो जितना पीरियड इनका सेपरेशन का था, तो वो हफ्ते में 2 बार इसको लिखता था चिट्ठियाँ। और उन चिट्ठियों में उनको खूब बड़े डिटेल में लिखता था अमेरिकन सोसाइटी के बारे में। वफ़ा कहती है कि अभी तक उसके पास वो सारे खत मौजूद हैं। एक खत में उसने लिखा था कि आज मैंने एक अमरीकी औरत को एक बिजली के खंभे पर चढ़ते देखा और कुछ रिपेयर करते हुए देखा। क्या तुम्हें विश्वास कर सकती हो? एक और लेटर में उसने लिखा, आज मैंने टीवी में देखा कि कैसे अमेरिकन इमरजेंसी सर्विसेज़ जो हैं वो एक बिल्ली जो एक गड्ढे में गिर गई है उसको रेस्क्यू कर रहे हैं। और 2 घंटे तक वो उसको रेस्क्यू करते गए और सब लोगों ने ताली बजाई जब बिल्ली जो है ज़िंदा बाहर निकाल ली गई। तो जब मैं इसके लेटर्स अपने कोलीग्स को दिखाती थी अस्पताल में, जहाँ मैं काम करती थी, तो इसके ऊपर दोषारोपण करते थे कि भई ये तो बड़ी चा चमक-चौंध में अमेरिका सोसाइटी की बड़ी चमक-चौंध में आ गई है और हमारे यहाँ जो मोरालिटी है, जो अ, उस उसका कितना पतन हो रहा है, ये नहीं देख रही है। लेकिन ये अकेले में प्राइवेटली कई बार सोचती थी कि हमारा कॉन्सेप्ट मोरालिटी का क्या है और मैं क्यों ना उस तरह से एक्शन करूं जैसे कि अमेरिकन इमरजेंसी सर्विसेज ने कि एक बिल्ली के बच्चे को बचाया, ये मोरालिटी होनी चाहिए। और इसने ये भी सोचा कि क्यों हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो जो बिल्ली अमेरिका में इतने अच्छे बिहेवियर मतलब इतने अच्छी तरह ट्रीट करी जाती है, उससे कहीं कम जो है हमारे यहाँ के लोग ट्रीट करे जाते हैं, हमारे देशों में। तो फिर इसको समझ में नहीं आता था कि क्यों इसके कोलीग जो हैं वो अमेरिका को बहुत ही मॉरली गंदा समझते हैं और जहाँ जबकि उन्हें कोई भी फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है अमेरिका के बारे में, पर उसके बारे में छींटाकशी अवश्य करते हैं। बुरा-भला बोलते हैं अमेरिका को। अगर अमेरिका जो है मॉरली इतना बुरा है, तो फिर इतने सारे सीरियन जो हैं लाइन में खड़े होके एम्बेसी में क्यों लगे हुए हैं? तो ये कितनी बड़ी वैलिड बात है कि आप ये देखो कि जितने भी मुस्लिम देशों के लोग हैं, ये अमेरिका को बुरा कहेंगे, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ को बुरा कहेंगे, लेकिन हमेशा वहीं पर जाकर शरण लेना चाहेंगे। अरे भाई तुम्हारा कल्चर अलग है, तो तुम अपने कल्चर के मुसलमान देशों में क्यों नहीं शरण लेते हो? शरण लेने के लिए यूरोप जाएँगे, अमेरिका जाएँगे। खैर कंटिन्यू करती हूँ। तो इसने सोचा कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर तभी मिल सकता है जब ये अपने हस्बैंड को अमेरिका में जाकर जॉइन करे और वहाँ पर फर्स्ट हैंड नॉलेज जो है ले, बजाय अपने हस्बैंड के थ्रू लेने के। अम, इसके हस्बैंड को पता था कि इसके पास एक गिफ्ट फॉर राइटिंग है, ये लिखती अच्छा है और इसके पास एक बहुत अच्छी कमांड है कि ये लिखी हुई अरबी में बहुत ज़्यादा ये पारंगत है और बहुत विद्वान है अरबी लिखने में। और तो ये सोचती थी कि ये इसके लेटर्स जो हैं इनसे और वो वो अपने खतों में इसको लिखता था कि जब ये अमेरिका आएगी तो ये बहुत अच्छी राइटर हो सकती है अरब वर्ल्ड की। और ये इसका जो ड्रीम था ये कि यहाँ से छोड़कर ये अमेरिका चली जाए, ये हर दिन इसका बढ़ता जाता था और इसके आस-पास के जो लोग थे वो इसके बारे में अफ़वाह करते थे कि देखो इस लेडी का तो मर्द ही नहीं है। और इससे इसको और भी ज़्यादा लगता था कि मैं इस ऐसी सोसाइटी से एस्केप कर जाऊँ, जहाँ पे मेरे इसके अपने रिलीजियस जो हैं कन्विक्शंस उसकी रियलिटी से मेल नहीं खाते। फिर फाइनली 15 दिसंबर 1988 को इसको एक हेवन से एक गिफ्ट मिला, यानी कि इसको अपना अमेरिका का वीज़ा मिल गया। और 3 दिन और रातें बिताने के बाद यूएस कॉन्सुलेट दमास्कस में फिर ये कहती है कि इस लाइन में इसके आगे एक मुसलमान औरत खड़ी हुई थी, जो कि ऊपर से हेड से टो तक वो कवर्ड थी, मतलब पूरे निकाब में थी। और वो बार-बार कुरान की आयतें पढ़ रही थी और ईश्वर से अल्लाह से जो है वो मदद माँग रही थी कि उसका वीज़ा मिल जाए। फिर उसने पलटकर इसको कहा
बेटी ये वाली जो है प्रेयर तुम पढ़ो और मैं तुम्हारे को भी जो है लक विश करती हूँ, मतलब तुम्हारे को भी विश करती हूँ कि तुम्हारे को भी वीज़ा लग जाए। तो फिर वो कहती थी कि देखो अल्लाह एक ही है, अरे और वो जो है लोगों को उनकी आँखें ले ले, उनके दिल ले ले। तो फिर इसको बड़ा आश्चर्य हुआ, इसने बोला कि तुम क्यों चाहती हो कि अल्लाह जो है वो इनके दिलों और आँखों को अंधा कर दे? तो उसने कहा क्योंकि अ, क्योंकि अगर उनको सच पता चल जाए तो वो इसको कभी वीज़ा ना दें। क्योंकि इसका हस्बैंड जो है वो अमेरिका में ऑलरेडी है और ये लोग वहाँ पर रहना चाहते हैं। तो फिर इसने कहा कि इसने अपना मुँह जो है वो हेवन की तरफ जो है करके प्रे किया कि अरे ईश्वर मेरे को ऐसे स्वतंत्रता के मार्ग पर ले जाओ और मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं औरों की स्वतंत्रता के लिए भी लड़ाई करूँगी। फिर उसी महीने की 25 तारीख को क्रिसमस की रात को इसको प्लेन लेकर लॉस एंजेलिस गया जहाँ इसका हस्बैंड इसको वेट कर रहा था और वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था और उसकी जो पड़ोस में एक अमेरिकन लेडी रहती थी। तो जब उसने सुना कि ये एयरपोर्ट जा रहा है अम, मेरे को लाने के लिए, तो उसने अमेरिकन फ्लैग जो है अपने घर के दरवाजे पे लगा दिया और उसने बोला मतलब कि अमेरिकन लेडी कितनी अच्छी थी। उसने कहा कि अपनी बीवी को बताना कि अमेरिका जो है उसको वेलकम करता है। तो ये कहती है वफ़ा सुल्तान कि जब इसने वो झंडा देखा तो इसकी अ, ये ओवरवेल्म हो गई, यानी कि ये गद-गद हो गई और फिर इसने सोचा अ, कि क्यों इसका जो हस्बैंड है और उसकी जो डायना है वो क्यों उस झंडे को लहरा रहे हैं। और वो जो डायना थी वो डायन थी, वो इसका अरबिक नेम पढ़ने में उसको मुश्किल आती थी, तो इसने अपना एक अमेरिकन नेम रख लिया और वो इसको पैम बुलाने लगी। तो इसने कहा इसको ये वो नाम बहुत अच्छा नहीं लगता था क्योंकि अरबी में पी शब्द होता नहीं है। तो पी को ये लोग बी बोलते हैं। तो इसलिए जो है डायन जो है ना वो बड़ी ज़ोर से हँसती थी और दूसरों को बोलती थी कि इसका नाम बैम है, क्योंकि अरबी में प नहीं होता, ब बोलते हैं प को। तो तो बै जैसे मेरा नाम प्रीति है तो उसको बोलेंगे ब्रीति। तो बैम जो है वो इसका पहला शब्द मिला और इसने इंग्लिश डिक्शनरी में देखा अम, कि बैम का अर्थ होता है कि बड़ा सडन इम्पैक्ट। तो फिर इसने उसको डायन को जाके बोला कि नेम चेंज करने के लिए कि भई मेरे को लीना बुलाओ बैम की बजाय। तो फिर वो हँसने लगी और फिर अब इसको लीना बुलाने लगी। और अब ये जब भी ये बात जो है रिकॉल करती है अम, कि क्या ये चांस की बात थी कि इसने अपने आप को बैम रेफ़र किया या ये इसका फ़ेट था। फिर उसी हफ्ते इसने कैलिफ़ोर्निया की स्टेट यूनिवर्सिटी में जो है रजिस्टर कर लिया। 15 स्टूडेंट्स थे क्लास में और ये थी एक वुमन थी एल साल्वाडोर की, एक आदमी था यमन का और बाकी के सारे जापानी लोग थे। और ये तो ऐसी थी जैसे एक बच्चे को नया खिलौना मिल जाए। अ, क्योंकि इसने कभी आज तक किसी को नहीं देखा था जो एल साल्वाडोर से हो या जापान से हो या यमन से हो, जो कि एक अरबी कंट्री था, 2 घंटे दूर था सीरिया से प्लेन में। तो इसको बड़ी खुशी हुई उन सब से मिलने की और फिर इसको बहुत ही टूटी-फूटी अंग्रेज़ी आती थी और इसने उसी टूटी-फूटी अंग्रेज़ी में उन सब के बारे में जाना और वो चीज़ें जो ये अपने देश में कभी नहीं जान पाई औरों के बारे में। तो इसकी इंग्लिश उतनी ही थी जितनी कि मेडिकल टर्म्स होती हैं।
जब ये डॉक्टर बन रही थी तो इसने जो मेडिकल टर्म्स सीखी थी उतनी ही अंग्रेज़ी इसको आती थी। लेकिन इसको बहुत ही बड़ा डिज़ायर हुआ कि ये लैंग्वेज सीखे। तो इस ये रिकॉल करती है, एक बार की बात है कि टीचर ने इन सबको बोला कि एक पेज पढ़ो लॉस एंजेलिस टाइम्स का और उसके बारे में बात करो। तो इसने कहा कि इसने बहुत समय लगाया उस पेपर को देखने में और एक ऐसे आर्टिकल को देखने में जो कि बहुत आसान हो पढ़ने में और प्रिपेयर करने में। तो फिर इसको कैलेंडर सेक्शन मिल गया। तो डियर एबी कॉलम, तो यहाँ पर ना अखबार में एक डियर एबी करके आता है। मुझे याद है क्योंकि मैं भी इस उसको पढ़ती थी। उसमें डियर एबी करके एक कॉलम आता है, उसमें लिखा लोग ना अपने बारे में बताते हैं कि भई मेरे साथ ऐसा हुआ तो बताओ मैं क्या करूँ? और ऐसे काउंसल माँगते हैं। जैसे हम जीवन में कोई भी हमारे ऊपर परेशानी आती है तो हम उस एबी से पूछते हैं, डियर एबी बताओ मैं क्या करूँ? फिर एबी उसमें आंसर लिख के भेजती है। तो ये कॉलम मैं भी देखती थी, तो मुझे याद आ गया। तो एनीवेज़ कंटिन्यू करते हैं। तो इसने इसको डियर एबी कॉलम मिल गया। तो जब इसने पहली बार वो पढ़ा तो ये इसको लत लग गई। अ, तो इसने एबी को जाना उसके कॉलम से, ये भी इसके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। एबी जो है बहुत सारे खत जो है अपने रीडर्स से रिसीव करती थी, उनके समस्याओं को और फिर उनका सुझाव देती थी, समाधान देती थी। लोग हँसेंगे जब मैं ऐसा कहूँगी, पर हम अमेरिका के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं खाली डियर एबी वाले कॉलम को पढ़ के। तो अ, तो इसने चूँकि लोगों की प्रॉब्लम्स इतनी सारी पढ़ी, तो इसको बहुत सारे सोशल इश्यूज़ के बारे में पता चल गया यूएस के बारे में, जो अच्छे भी हैं और बुरे भी। और इन सब लेटर्स को पढ़ने के बाद इसको अमेरिका में जीवन जो है और उसके जो लाभ हैं, उनके बारे में भी पता चला और इसको धीरे-धीरे अमेरिका से प्यार हो गया। और अब ये कहती है कि सबसे अगर आपको जल्दी किसी सोसाइटी के बारे में, उसके एडवांटेजेस के बारे में जानना है, तो सबसे पहले उस सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के बारे में जानो और देखो कि वो सोसाइटी उन प्रॉब्लम से कैसे डील करती है। यहाँ पर ये बिल्कुल सच बात कह रही है। अगर आपको किसी की सोसाइटी के बारे में जानना है, तो वहाँ की प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ो और देखो वो सोसाइटी उस प्रॉब्लम का कैसे समाधान करती है। तो जब भी ये किसी रीडर की प्रॉब्लम को सुनती थी और देखती थी कि एबी उसको क्या समाधान देती है, तो फिर ये सोचती थी अपने मन में अगर यही चीज़ इस्लाम में हुई होती, तो तब क्या होता? तो इसको बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता था कि उनके बीच में बड़ा डिफ़रेंस होता था। ये सोचती थी कि कितनी सारी बहुत सारी एबीज़ होंगी मुस्लिम वर्ल्ड में कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत साइंटिफिक और बड़े मानवीय तरीके से सॉल्व करने के लिए। तो इसका एबी के बारे में और उसके रीडर्स के बारे में जो है जो विचार हैं वो इसके दिमाग में हमेशा रहते थे। और ये अपने दिमाग में डियर एबी को अरबिक में लिखती थी अरब रीडर्स के लिए। मतलब अपने दिमाग में लिखती थी, अभी यकीन में नहीं लिख रही है। अब ये लिखती है कि जब ये कैलिफ़ोर्निया में आई थी मतलब वैसे तो लॉस एंजेलिस में आई थी। फिर इसके बाद ये वहाँ पर जब 2 महीने रह ली, तो इनकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो और बिगड़ती गई और फिर इसको इंग्लिश भी ज़्यादा नहीं आती थी, तो इसने कोई भी पोज़ीशन एक्सेप्ट करने के लिए जो है मतलब करी जॉब। था ताकि थोड़े से पैसे आ जाएँ। ये प्रॉब्लम भी बहुतों के पास आती है जो यहाँ आते हैं। उनको अपने लायक अपनी एजुकेशन के अनुसार जॉब नहीं मिलती है, यहाँ पर बहुत मुश्किल है। और अगर आपको लैंग्वेज नहीं आई है, यहाँ से आप पढ़े-लिखे नहीं हो, तो ये लोग जॉब नहीं देते हैं आपको। और आपको बहुत ही निम्न टाइप की जॉब करनी पड़ती है, जैसे कि कहीं पर अम, खाना करने की, बर्तन धोने की और इस टाइप की बहुत ही नीची जॉब्स आपको मिलती हैं। तो जबकि ये डॉक्टर थी, तो एक बार एक एक यंग सीरियन था जिसकी हेल्प से एक बार ये गैस स्टेशन पे काम करने लगी और एक बार इसने जो है वो हेल्प करा कि
जो पंप करने में खून पंप करने में ह्यूमन हार्ट में। अब ये जो है मतलब ये कहती है, वैसे एक बार तो इसने अपनी लाइफ में पंप करा था ब्लड, क्योंकि ह्यूमन हार्ट में, और अब ये यहाँ पर अमेरिका में गैस पंप कर रही है। तो कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं बहुत लज्जित होंगी मेरी नई नौकरी से, लेकिन इसके विपरीत मैं तो इसको गोल्डन अपॉर्च्युनिटी समझती हूँ कि मेरे को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि अमेरिका की सारी सोसाइटी की जितनी भी क्लासेस हैं, वो सब आती हैं यहाँ पर जो जो ये पढ़ती है डियर एबी कॉलम में, उनको समक्ष देखती है गैस स्टेशन पे। तो ये वहाँ पर जो गैस स्टेशन पे क्लाइंट्स आते थे, उनके एक्शन और बिहेवियर को देखती थी और सुनती थी कि उनको क्या कहना है, और कुछ लोग तो इससे बात भी करते थे, और कुछ बार बातचीत जो है वो पर्सनल भी चली जाती थी। फिर ऑन द होल इसको लगता था कि लोग इसको बहुत रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं। जितनी रिस्पेक्ट उसको डॉक्टर बन के सीरिया में नहीं मिलती थी, उतनी रिस्पेक्ट अमेरिकन इसको देते थे। और जब भी ये कोई गलती भी करती थी, तब भी इसको अच्छी तरह ट्रीट करते थे। एक दिन की बात है, एक अमरीकी आदमी आया जो कि अपना रास्ता भूल गया था और गैस स्टेशन पर रास्ता पूछने आया कि नॉर्थ स्ट्रीट कहाँ पर है। तो इसने ना एक शेल्फ की तरफ इशारा कर दिया और बोला कि मतलब कि ये देख लें वहाँ पर क्या देख रहा है। तो फिर उसने मुस्कुरा के इसको धीरे से बोला थैंक यू, और अपने रास्ते चला गया। फिर एक और वर्कर वहाँ आया और उसने उससे पूछा कि भई क्या तुमको पता है कि वो कस्टमर क्या पूछ रहा था? तो इसने कहा कि मैंने सोचा कि वो पिस्ता नट के बारे में, क्योंकि इसने नॉट स्ट्रीट कहा ना, तो इसने नट से सोचा नट के बारे में, पिस्ते नट के बारे में पूछ रहा है। तो फिर जब इसको रियलाइज़ हुआ कि इसने मिसअंडरस्टैंड किया क्वेश्चन, तो इसको बहुत एम्बैरेसमेंट हुआ। लेकिन कि देखो कि कस्टमर जो है वो मुस्कुरा के और थैंक यू बोलकर गया था, तो ये बात सोच-सोच के इसका दिल अभी भी बहुत वो होता है, गदगद होता है। तो कि इसको ये फैक्ट कि इसको इतनी रिस्पेक्ट मिलती थी एज़ अ फॉरेन, ये एक मतलब इमिग्रेंट थी और गैस स्टेशन अटेंडेंट थी अमेरिका में। इससे इसको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी जितनी कि एक डॉक्टर बन के इसके सीरिया में उतनी नहीं मिलती थी। इससे इसको बड़ा आश्चर्य होता है। और तो अब ये सोचती है कि जितने भी मोरालिटी के बारे में, इसके कल्चर के बारे में, इसके बिलीफ सिस्टम के बारे में जितने भी क्वेश्चंस थे, तो जब ये गैस पंप कर रही होती थी, तो ये करोड़ों अमेरिकन से हर दिन बात करती थी, और इसको आंसर मिलने की और भी ज़्यादा नीड होने लगी। अब मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये 1985 में आई है, तो आजकल जो है यहाँ पर गैस पंप में कोई भी नहीं आपकी गैस पंप करता, आपको खुद निकल कर अपनी गैस पंप करनी पड़ती है, कोई नहीं आके पंप करता है। आप एक बार पंप करोगे या तो आप पंप पर ही अपना कार्ड स्वाइप कर दो या फिर आप गैस स्टेशन में जाकर पे करो। लेकिन ये जो है पुरानी आई हुई है 1985 में, तब होते थे गैस अटेंडेंट्स, और फिर इसके बाद ऐसा हो गया कि बहुत कम वहाँ पर फुल सर्विस अटेंडेंट्स, बहुत मतलब फुल सर्विस गैस स्टेशंस बहुत कम रह गए, ज़्यादातर सेल्फ और होते थे, सेल्फ वाले। खैर ये पुरानी कहानी है, तो इसलिए ये खुद करती थी। फिर 1 साल बीत गया इसके आए हुए। फिर कई दिन क्रिसमस से पहले टेक्साको ने एक हॉलिडे पार्टी थ्रो करी और जितने भी गैस स्टेशन वर्कर्स थे उनको हिल्टन होटल ले गए। तो जब ये पार्टी में आई तो उसने देखा बहुत सुंदर हॉल है और सारे टेबल्स जो हैं खाने की बहुत अच्छी अरेंज्ड हैं, और कैसे जो ये वर्कर्स हैं जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग फॉरेनर्स हैं, यानी कि खाली ये अकेली नहीं थी, और जापानी लोग यमन से आए इधर-उधर से, उन सबको बहुत वेलकम करा जा रहा था। तो इसकी आँखों से आँसू फूट पड़े। ये जल्दी से गई भाग के एक लेडीज़ रूम में। मेरा मन कर रहा है कि मैं वफ़ा सुल्तान से मिल लूँ एक बार। मुझे उसका लिखना बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा।
बेचारी कितनी भावुक हो गई। तो ये भाग कर बाथरूम गई और वहाँ जाके इसने अपने आँसू छुपाए और अपनी फीलिंग्स। लेकिन जब ये वापस आई तो इसने देखा कि जो एक महिला इसके बगल में बैठी थी उसने इसका कन्फ्यूज़न भाँप लिया और उसने पूछा कि ये क्यों इतनी अपसेट है? तो इसने एक और वुमन की तरफ पॉइंट करके कहा कि वो जो वुमन है वो ऐसी लगती है जैसे मेरी बहन सीरिया में जिसको मैंने 1 साल से नहीं देखा। फिर इसके बाद ये और खूब रोई। पर ये इसकी बहन की मेमोरी नहीं थी जो इसको रुला रही थी, बट पर एक और ईश्वर का जन्म उस सब इतने सेलिब्रेशन के बीच में एक और ईश्वर का जन्म हो चुका था। उस होमलैंड के अपेक्षा जहाँ का ईश्वर जो है वो महिलाओं और गरीबों पर प्रे करता था, मतलब शिकार करता था। ऐसे गॉड से अलग एक और गॉड का जन्म हो चुका था, इसलिए ये रोई। फिर इसने एक और डॉटर को, हमें पता है कि इसका एक बेटा था। हमें पता है कि इसका एक बेटा था, तो अब इसने एक बेटी को भी जन्म दिया एंजेला नाम की। और जब ये 1.5 साल यूनाइटेड स्टेट्स में रही तो इसने एक बेटी को जन्म दिया एंजेला। और जब वो 40 दिन की थी अम, तब इसने 2 और बच्चों को वेलकम किया, जिनको कि ये सीरिया में पीछे छोड़ आई थी। उनको लॉस एंजेलिस एयरपोर्ट पर रिसीव किया। तो तब इसका दिन कंप्लीट हो गया जब इसकी अमेरिकन ड्रीम जो है वो अ, सच्ची हो गई और एक बहुत सेटल्ड और प्रोडक्टिव लाइफ ये लीड करने लगे। इसके 2 बड़े बच्चे जो थे वो स्कूल जाने लगे और अमेरिकन सोसाइटी के स्कूलों में जाने लगे। इसका बेटा मेज़न जो 9 का था, वो चौथे ग्रेड में गया और इसकी 4 साल की बेटी फ़रा जो थी वो नर्सरी में अम, स्टार्ट करी। और ये इन्वॉल्व रहती थी अपने बच्चों की स्कूल की लाइफ में, तो इसने देखा कि एक वर्ल्ड जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है उस वर्ल्ड से जिसमें ये पली-बड़ी है। और इसने बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन्स भी सीखे उन लोगों से जो कि इसके बच्चों को पढ़ाते थे। मेज़न जो है इसका बड़ा लड़का जो 9वीं में जो चौथी में था, अम, वो कॉन्जेनाइटल हियरिंग लॉस थी उसको, यानी वो बहरा था। तो जब ये सीरिया में रहते थे, जबकि ये डॉक्टर थी, तब ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी उसके लिए हियरिंग एड खरीदना, क्योंकि वो लोकली नहीं बनते थे और उनको यूरोप से इम्पोर्ट किया जाता था। तो उस समय सीरिया का कोई ट्रेड रिलेशन नहीं था यूरोप वेस्ट के साथ, तो फिर इसलिए क्योंकि सीरिया को तो इंटरनेशनल बॉयकॉट कर दिया था, क्योंकि वो टेररिज़्म में को सपोर्ट करता था। तो स्कूल के सजेशन से मेजन को एक ईयर स्पेशलिस्ट के पास भेजा गया और हफ्ते से कम में वो हियरिंग एड्स लगाने लगा। और ये कभी नहीं भूलेगी उस दिन को जब वो क्लिनिक से बाहर निकले और मेजन जो है वो हियरिंग एड सबसे पहले लगाए थे, तो उसके चेहरे पर जो खुशी थी और वो ऐसे ही ट्विटर कर रहा था जैसे एक चिड़िया चहकती है, ऐसे चहक रहा था और कहता था, मम्मी कैन यू बिलीव इट। और फिर कि मैं तो कारों का शोर सुन सकता हूँ। और फिर ये रोने लगी और अपने हस्बैंड के आर्म्स में और बहुत अ, ज़ोर से इसका हस्बैंड चिल्लाया, लॉन्ग लिव अमेरिका, लॉन्ग लिव अमेरिका, यानी अमेरिका जो है वो अमेरिका की जय हो, एक तरह से। तो फिर इन्होंने सोचा कि हम सेलिब्रेट करेंगे जिस दिन इसके बेटे को हियरिंग एड्स मिले हैं, तो ये एक रेस्टोरेंट में गए
और इसको अभी तक याद है कि उस रेस्टोरेंट का नाम टॉम्स हैमबर्गर होता था और ये पैरामाउंट में रहते थे, तो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। और हमने उस रेस्टोरेंट को इसलिए चुना क्योंकि वो सबसे सस्ती जगह थी। हैमबर्गर उन दिनों पर 69 सेंट्स के बराबर होता था और जो 1 घंटा इन्होंने रेस्टोरेंट में बिताया, ये इनके जीवन का सबसे हैप्पीएस्ट डे था। अम, जब हम टेबल के आसपास बैठे तो हम एक गेम खेलने लगे। उसमें जो इसकी छोटी बेटी फ़रा है, वो मेज़न के पीछे खड़े होके एक कान में उसके कोई बात कहती। अगर वो सुन लेता उस बात को, तो फिर उसको 1 डाइम डाइम होते हैं 10 सेंट मिलते, और अगर वो नहीं सुनता तो फिर फ़रा को 1 मिल जाता। तो अ, तो इसने देखा कि फ़राह जो है इस तरह से बोल रही थी कि भई उसका भाई जो है ठीक से सुन ले। जबकि उसको पैसे नहीं मिलते, फिर तो भाई को ही मिलते, लेकिन फिर भी बहन जो है उसके लिए इतना सब कर रही थी। तो इसके 1 हफ्ते की बात है कि एक एक वुमन ने इसको कॉल किया। एक महिला ने इसको फ़ोन करा और बोली कि इसका नाम नाडिज एलिस है। और उसने कहा कि वो लॉस एंजेलिस के यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट की है। अम, और वो मेज़न की स्पेशल टीचर है और वो मेज़न को हेल्प करेगी उसकी बोली में, उसके लैंग्वेज को समझने में और उसकी वोकैब्युलरी में, और कि वो उसको इम्प्रूव करे। मतलब एक स्पेशल टीचर एलोकेट करी है। और समय के साथ मिस एलिस जो है वो हमारे फैमिली मेंबर की तरह हो गई। वो हमारी पूरी फैमिली को आकर हमारी लिंग्विस्टिक डेफिशिएंसीज़ जो थी, हमारी बोलचाल में जो डेफिशिएंसीज़ थी, तो उसको वो ठीक करती थी और हमें स्कूल से भी जो है लिंक बनाए रखती थी। और मिस स्कार्फ जो थी, जो मेज़न की होम रूम टीचर थी, वो भी बहुत इन्वॉल्व थी मेज़न की लाइफ़ में और उसमें बहुत इंटरेस्ट रखती थी। और जब मेज़न स्कूल से घर आता था, तो बड़ा एक्साइटेड रहता था और बोलता था, "मम्मी, कैन यू बिलीव कि मिस स्कार्फ ने मुझे हग किया?" तो फिर ये जितने भी टीचर सीरिया में थे, वो क्यों नहीं हग करते थे? तो इसके बच्चों के क्वेश्चंस जो हैं, इसको बड़े इसके दिमाग में पेनफुली और डीपली ये सोचती थी अपने दिमाग से और अपने स्पिरिट से, और उनको चुपचाप आंसर करती थी कि मैं तो खुद ये आंसर ढूंढ रही हूँ मेरे बच्चे। तो एक दिन की बात है, ये फरा को लेने गई, फरा इसकी जो छोटी बेटी है, उसको लेने गई स्कूल के एंड के दिन में, तो इसने देखा कि वो स्कूल यार्ड में है और इसकी एक टीचर जो है उसके साथ में बैठी है और उसको हेल्प कर रही है उसके शू लेस बाँधने में। तो ये दूर से खड़ी उनको देखती रही और इसने दूर से खड़े होके इसको पुरानी याद एक ताज़ा हो गई, जो कि बड़ी कड़वी याद थी, जो कि इसके दिमाग में गहरी बैठी हुई थी। तो इसको याद आया इसका हेड टीचर, कि जब ये वफ़ा सुल्तान फ़रा की ऐज की होती थी, तो एक बार वो इसके ब्रेक टाइम में आया और उसको बोला कि जाओ स्कूल से बाहर और एक जो ब्रेड का पैकेज है और वो दे दे कर आओ। अम, तो ये बड़ी डरी और इसने बड़ी जो है स्टैमर करते हुए, जैसे तुतला के बोलते ना, पर हमें तो अभी डिक्टेशन के लिए जाना है। तो जब इसने अम, अपना सेंटेंस खत्म भी नहीं किया कि उसने इसके मुंह पर इतनी तेज थप्पड़ मारा, जो कि ये याद करती है, और इतनी जोर से वो थप्पड़, उसका जो क्रूअल थप्पड़ था वो इतनी जोर से चुभा कि ये वहाँ गई, जो मिसेस एंडरसन इसकी टीचर इसकी बेटी के पास बैठी उसका शू लेस टाई कर रही थी, उसको उसकी काइंडनेस के लिए थैंक किया और बोला कि देखो, तो उसने कहा कि मैं इसको देख रही थी कि ये गेट की तरफ भाग रही है और इसके शू लेस खुले हुए हैं, तो मुझे डर था कि ये कहीं गिर ना पड़े, इसलिए मिसेस एंडरसन ने फरा को हक किया और उसके शोल्डर पर टैप भी किया और कहा कि देखो, अब अच्छी लड़की रहो, मैं तुम्हें कल देखूँगी।
और फिर इसने देखा कि फ़रा का फ़ेस इसने अपने कार के शीशे से देखा कि वो पीछे की सीट पर बैठी थी, तो उसने अपने कार के रियर व्यू मिरर से देखा कि उसकी आँखें इधर-उधर घूम रही हैं और वो सोचने लगी कि देखो मैं तुमसे कितनी मतलब एनवी करती हूँ कि मुझे भाग्य ने ऐसी टीचर नहीं दी मिसेस एंडरसन जैसी जब मैं एक छोटी लड़की थी मेरे मेरे शू लेस बांधने के लिए और मेरे घावों को बैंडेज करने के लिए। तो यहाँ पर मैं 1 मिनट का फिर पॉज़ लेती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि जो यहाँ पर बच्चों को मारा नहीं जाता, ये एक वो है, क्राइम है, यहाँ पे पुलिस पकड़ लेती है अगर आप बच्चों को मारें तो। तो यहाँ पर जो स्कूल हैं वो कभी बच्चों को मारते नहीं हैं और यहाँ पर देखिए मदरसों में मैंने एक इजिप्शियन का वो देखा था वीडियो तो मेरे को इतना ज़ोर का गुस्सा आया उसने छोटे-छोटे जो अनाथ बच्चे हैं उनको ज़बरदस्ती में एक स्केल लेकर रूलर लेके उनकी खूब ज़ोर से मारा है। देखो अगर इतना छोटा बच्चा है तो तुम अगर जैसे किसी को करते हो अगर तुम मार भी रहे हो तो अगर वो इतना छोटा बच्चा है तो उसको हल्का-सा ऐसे कर दोगे या ऐसा उसके हाथ पर ऐसे हल्का-सा ऐसे कर दोगे मतलब ये थोड़ी ना कि तुम उसको प्रॉपरली मार रहे हो इतनी ज़ोर से। तो ऐसे ये लोग यहाँ पर सीरिया में जो ये वफ़ा सुल्तान छोटी थी तो इसके टीचर ने पर्सनल काम कराने के लिए उससे ब्रेड डिलीवर कराने के लिए और जैसे ही उसने उसको बोला कि मेरी अभी क्लास है तो उसने उसको इतनी तेज़ थप्पड़ मारा। तो ये चीज़ बड़ी कॉमन है, मैंने ये देखा है इनके मुसलमानों में ये लोग ऐसा करते हैं। बल्कि हिंदू भी कई करते होंगे, लेकिन मैं बता रही हूँ इनके यहाँ तो होता ही होता है, इनके यहाँ तो यौन शोषण भी होता है मदरसों में। अभी देखो आगे चलते हैं, तो जब ये घर पहुँची तो इसने अपना आर्टिकल ख़त्म किया, जो कि इसने थोड़े दिन पहले 1 आध दिन पहले शुरू करा था और इसने कंक्लूड किया उस आर्टिकल में कि हमारे प्रॉफ़ेट मोहम्मद यानी नबी मोहम्मद कहते हैं कि अपने बच्चों को 7 साल के हो जाएँ, तो उनको नमाज़ पढ़ना सिखाओ और उनको मारो, अगर वो ऐसा ना करें, अगर वो 10 साल के हों तो। तो फिर ये कहती है कि भाड़ में जाए ऐसा नबी जो एक पिता को कहता है कि अपने 10 साल के बेटे को मार-मार के तुम प्रे करवाओ गॉड को। तो एक दिन की बात है कि मिस्टर विल्सन जो हेड टीचर थे उन्होंने फ़ोन करके कहा इसको कि मिसेस सुल्तान कि मेज़न जो है वो अपने हियरिंग एड्स जो है घर ही पर छोड़ आया है, क्या आप उसको स्कूल ला सकती हैं? तो मैंने उसको धन्यवाद किया कि उसने मेरे को कॉल करके बताया, उसने कहा ऑफ़ कोर्स मैं अभी आती हूँ। तो ये कहती है कि मैं लेट हो गई मतलब कि जो हियरिंग एड्स लाने के लिए स्कूल में बट जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला अपने कार में जाने का के लिए तो मैंने देखा कि जो हेड टीचर है वो मेज़न को हाथ से पकड़ के लाए हैं और हमारे घर तक आ गए हैं। यानी कि टीचर इनके चूँकि ये देर से निकली अपने घर से तो वो टीचर पैदल मतलब अपने मेज़न को लेकर हाथ से पकड़कर इनके घर तक आ गया। तो जब उसने इसको देखा तो मिस्टर विल्सन ने कहा मिसेस सुल्तान मुझे पता है आप बिज़ी हैं, तो मैंने सोचा कि मैं वॉक करूँ, आज दिन बड़ा अच्छा है, ब्यूटीफुल स्प्रिंग डे है, तो हमने सोचा कि हम खुद ही अल्लाह ले आएँ और हियरिंग एड खुद ही ले आएँ। तो मिस्टर विल्सन ने ये नहीं सोचा कि मतलब ये गिल्टी ना फ़ील करे कि भाई ये जल्दी क्यों नहीं आई। उसने कहा कि देखो कितना सुंदर दिन है और हमने सोचा हम पैदल चल लें। तो ये बता रही है कि ये लोग किस तरह से मतलब वो करते हैं। इन्होंने आते ही दोषारोपण नहीं किया कि आपने इतनी देर कर ली, आप स्कूल नहीं आई, ये नहीं। वो बेचारे खुद आ गए, उन्होंने कहा इतना सुंदर दिन है, स्प्रिंग टाइम है मतलब बसंत ऋतु है तो हमने सोचा हम खुद ही ले लेते हैं। फिर इसने उनको हियरिंग एड दे दिए और फिर अपने डेस्क पे वापस चली गई तो अपना लिखने के लिए स्टोरी जो कि इसने एक मुस्लिम बुक में खालिफ उमर इब्न अल खत्ताब की एक कहानी पढ़ी थी तो वो लिखने लगी। जो खालिफ था उसने अपने बेटे के सिर पर एक छड़ी से मारा, जिसका कि कोई कारण नहीं था।
और जब उसकी बीवी हफ्सा ने उसको रोका तो और कहा कि तुमने उसको क्यों मारा? तो उमर बोला कि उसने देखा है कि कि भई वो जो है अब अपने आप को कुछ समझने लगा है, तो मैंने सोचा कि इसको मतलब ठोक-पीट के बराबर कर दूँ। तो अब ये बता रही है कि ये स्टोरी को इसने कंक्लूड करा आर्टिकल को कि लॉन्ग लिव अमेरिका, यानी कि अमेरिका की जय हो। और फिर और देखो ये जितना भी इनजस्टिस है इसको खत्म करने में, ऑपरेशन को खत्म करने में, परसिक्यूशन को खत्म करने में, यानी अन्याय, शोषण और और क्या दबाना, इन सबको खत्म करने के लिए। और मिस्टर विल्सन की जय हो। और एवरलास्टिंग डेथ, यानी कि और डेथ हो खलीफ उमर इब्न अल खत्ताब को। और ये जो इतनी सारी काइंडनेस जो टीचर्स ने इसके बच्चों की तरफ दिखाई, ये इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई अपने बच्चों की लाइफ में, स्कूल में, कि खाली एजुकेशन के सपोर्ट में नहीं, बल्कि जो ये भी सीखती थी उनके साथ। तो जब ये स्कूल की फील्ड ट्रिप होती थी, तो ये भी साइन अप करती थी लिस्ट ऑफ पेरेंट्स में, जो वॉलंटियर करते थे, ताकि जो टीचर्स को ऐसे टीचर्स को हेल्प करने के लिए जो कि बच्चों को ले जा रहे हैं। तो ये भी हेल्प कर वॉलंटियर करती थी ताकि बच्चों को डेंजरस स्ट्रीट से क्रॉस करें। तो आपको मैं बता दूं, क्रॉसिंग गार्ड, क्रॉसिंग गार्ड क्या है कि मैंने भी एक बार अप्लाई किया था क्रॉसिंग गार्ड के लिए। तो ये एक गवर्नमेंट पोजीशन होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब स्कूल का टाइम होता है ना, वैसे तो समर में तो हॉलीडेज होती है, और विंटर में भी क्रिसमस हॉलीडेज होती है। बाकी टाइम जब स्कूल खुला होता है तो यहाँ पर एक क्रॉस गार्ड होता है। हालाँकि हर जगह ग्रीन बत्ती, हरी बत्ती होती हैं, पर जो अंदर की स्ट्रीट्स हैं और स्कूल से लेकर जो घर तक जाने वाली स्ट्रीट पे जगह-जगह पर वो लगे होती हैं। क्रॉस गार्ड एक बंदा होता है, वो येलो कलर की जो ये नियॉन वाले कपड़े हैं ना, उस तरह के पहन के, और वो लोग हाथ में स्टॉप का साइन लेके, वो देख यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत वो है। यहाँ पर जो स्कूल बसें हैं ना, उनमें भी एक स्टॉप साइन बाहर आ जाता है, तो सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल की बस रुकी है, बच्चे उतर रहे हैं और गाड़ियाँ चल रही हैं। पूरा ट्रैफिक स्टॉप होना पड़ता है। जब स्कूल बस एक स्टॉप पे जाती है बच्चे को उतारने के लिए, तो वो एक लंबा-सा डंडा बाहर निकल आता है बस में से, और वो स्टॉप लगा होता है। तो सारी गाड़ियाँ इधर की रुक जाती हैं। क्योंकि बच्चे उतर रहे हैं, बच्चे होते हैं शरारती, तो बच्चे इधर-उधर जा सकते हैं, तो गाड़ियाँ ही स्टॉप कर देते हैं। तो इतना अच्छा सिस्टम है। और क्रॉस गार्ड खड़ा होता है, जो एक स्टॉप साइन ले के चलता है, और मतलब एक डंडे और उस पर गोल स्टॉप साइन लगा होता है, उसको ले के चलता है और उनको पार करवाता है सड़क, बच्चों को। और धीरे-धीरे चल के सारे बच्चों को लाइन से पार करवाता है। तो इसके बाद वो स्टॉप साइन, जब वो पार हो जाते हैं बच्चे, तब स्टॉप साइन रिमूव करता है। तो इस तरह से होता है, और जब तक बच्चा जो है ठीक से पार ना हो जाए, वो स्कूल बस और सारा ट्रैफिक रुका रहता है। एनीवेज़, तो फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो ये बता रही है कि ये जो है ना, वो ऐसे टीचर्स को हेल्प करती थी कि बच्चों को जो क्रॉस कराते थे, और क्रॉसिंग गार्ड अगर ना हो वहाँ पर, तो ये टीचर्स ही कराते थे क्रॉस। और इसको बहुत सारे सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी इस चीज़ के मिले, इसके स्कूल बच्चों के स्कूलों से। फिर वफ़ा सुल्तान लिखती है कि एक बार क्या हुआ कि इसका हस्बैंड जो था वो काम पे था, तो इसको पता लगा कि इनका दूध खत्म हो गया है घर में। उस समय 1 गैलन ऑफ मिल्क जो है $1.69 का आता था। तो इसके पास खाली $1.68 थे। तो इसने मेज़न को भेजा कि दुकान पे जाओ सड़क के पार, और उसको शॉपकीपर जो है वो एक नाइस लेडी है, उसको ये जानती थी, तो उसने कहा कि भई 1 पेनी जो मिसिंग है वो मैं अगली बार दे दूँगी। पर मेज़न ने मना कर दिया, उसने कहा कि वो उसको लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो उसने मना कर दिया, क्योंकि इसके पास 168 ही थे, 1 पेनी कम थी। तो अब इसको समझ नहीं आया ये क्या करे? तो इसकी छोटी बेटी एंजेला जो थी वो सो रही थी, और ये जा नहीं सकती थी घर से बाहर। क्योंकि यहाँ पर एक और चीज़ है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर एक रूल ये है कि आप अपने बच्चों को घर में छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। मतलब एक बेबी सिटर होनी पड़ेगी ही।
आप जो है वो ऐसा नहीं कर सकते कि बच्चे घर में हैं और आप घर से बाहर चले जाएँ। मतलब अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते। अब यहाँ पे देखो नर-पिशाच कम्युनिटी के इतने सारे बच्चे कॉकरोच की तरह होते हैं और सड़कों पे घूम रहे होते हैं। यहाँ पर बच्चों को गवर्नमेंट उठा लेती है अगर कोई सड़क पर ऐसे ही घूम रहे हों तो। अगर कोई बिना किसी एडल्ट के अगर बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं अपने आप से और वो कर रहे हैं मतलब कि नेग्लिजेंस भी है, ठीक से उन्होंने चप्पल वो नहीं जूते पहने और इस तरह से है तो उनको तो गवर्नमेंट रख लेती है और फॉस्टर होम्स में भेज देती है। तो ख़ैर यहाँ पर क्या है कि इसकी बेटी जो है सो रही थी तो ये घर से बाहर नहीं जा सकती थी। तो इसने जो है ब्रेनस्टॉर्म किया और इसने मेज़न को बोला देखो तुम दुकान पर जाओ और तुम जो है अ, अंदर जाने से पहले पार्किंग लॉट में देखो और देखो कि तुम्हें कोई वहाँ वहाँ पर पेनी मिल जाए जो किसी ने गिराई है। तो जब तुम्हें मिल जाए तो तुम उसको पैसों में जोड़ लेना और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और अगर तुम्हें नहीं मिले पेनी तो फिर घर आ जाना। तो मेज़न जो है वो बड़ा खुश हो गया और फिर उसने डॉलर 68 ले लिया और शॉप तक चला गया। फिर थोड़ी ही देर बाद इसने देखा कि वो 1 गैलन ऑफ मिल्क ला रहा है और बड़ी ज़ोर-ज़ोर से हँस रहा है। तो जब इसने दरवाज़ा खोला, तो इसको बड़ा सरप्राइज़ हुआ। उसने कहा, "मम्मी तुम्हें विश्वास नहीं होगा आज क्या हुआ, कि मैंने 1 सेंट ढूँढा और मुझे डॉलर बिल मिल गया। तो अब मेरे पास 99 सेंट हो गए।" और फिर उसने मेरे पास सारी चेंज मेरे हाथ में दे दी और मैंने उसके शोल्डर से उसको पकड़ के कहा, "देखो, ये अमेरिका तुम्हारे लिए है। तुमने 1 सेंट माँगा और इसने तुमको 1 डॉलर दे दिया। अ, पर देखो तुमको ढूँढ के लुक मतलब तुमको जाना पड़ा देखने के लिए, यानी अमेरिका तो तुम्हें बहुत कुछ देगा, तुम 1 माँगोगे तो तुमने 1 सेंट माँगा मगर अमेरिका ने तुम्हें 1 डॉलर दिया। बस तुम्हें कमी है तो देखने की।" तो अ, य अब बता रही है वो कि मेज़न का पहला साल था कैलिफ़ोर्निया स्टेट पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी पोमोना में। तो उसने फाइनेंशियल एड जो है ना, जो यहाँ पर लोन मिलता है गवर्नमेंट से पढ़ने के लिए, तो उसने उसके लिए अप्लाई किया था अपनी यूनिवर्सिटी एक्सपेंसेस के लिए। तो इसने भी उसको प्रॉमिस किया था कि अगर उसको एक बार ग्रांट मिल गई, तो इसके पिता और ये वफ़ा सुल्तान जो है उसके पे बाकी चीज़ों के लिए पे करेंगे। तो इन्होंने सोचा भी नहीं था कि फाइनेंशियल एड जो है वो उसके सारे ट्यूशन फीस को कवर करेगी और तो फिर और जिस दिन इसको वहाँ पैसे देने हैं तो वो यूनिवर्सिटी में गया और उसको एक ओपन चेक मिला इसने मतलब साइन करके दे दिया कि भाई बाकी का पैसा तुम मेरे चेक बुक से दे देना। थोड़े घंटे के बाद उसने इसको फोन करके हंस के बोला, मम्मी तुम्हें पता है क्या हुआ? इसने बोला क्या? उसने कहा देखो ये अमेरिका है, तुमने 1 सेंट माँगा और उसने तुम्हें डॉलर दिया। तो देखो ग्रांट जो मिली है उसने न केवल ट्यूशन फीस कवर करी है, कॉस्ट ऑफ बुक्स करी है, बल्कि मेरे पास कुछ पैसा बच गया है। तो फिर जब वो घर आया, तो फिर उसने इसका चेक इसको वापस करके कहा कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, अमेरिका तुमसे ज़्यादा जनरस है। और फिर मैंने उसके शोल्डर से पकड़ के उसको कहा देखो, ये एक डेट है, ये जो हमें बाद में जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे तो हमें पे बैक करना है। लेकिन जैसे ही मैं अपना सेंटेंस खत्म करने वाली थी, उसी ने मुझे खत्म करके कह दिया कि हाँ और मुझे एक हियरिंग एड भी डोनेट करना है लॉस एंजलिस यूनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट को और ताकि वो किसी नीडी बच्चे को दे दे और अ, और इसको पता था नहीं और उसने कहा कि मुझे मालूम है, मुझे ये सीख मिल गई है, मेरे दिल में अंदर तक चली गई है। ऑफ कोर्स यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे जीवन में जो कि इसको चिंतित करता था वफ़ा सुल्तान को कि ये लोग फॉरेनर थे, वो भी मिडल ईस्ट के थे और यूनाइटेड स्टेट्स में आए थे। और जब पहला गल्फ वॉर हुआ तो मेज़न जो था वो यूएस में था 1 साल तक। तो जब ये टीवी देखता था तो उसमें ये सारी न्यूज़ देखता था तो वो अपनी बहन फराह को अपना चाइल्डिश एक्सप्लेनेशन बताता था तो और कहता था देखो हम अमेरिकन जो हैं वो सद्दाम हुसैन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और हम इराकियों को क्रश कर देंगे। तब ये अपने
आँसुओं को रोकती थी। और जो उसके पहले और उसके पहले आधे वाले सेंटेंस में एक डिस्क्रिपेंसी थी कि वो बोलता था वी अमेरिकन्स और दूसरा बोलता था वील क्रश द इराकीज। और ये इसको इसके ट्रैक्स में रोकता था, लेकिन ये फॉरवर्ड मूव करती रहती थी। तो यहाँ कितनी इम्पोर्टेंट बात एक ये है कि ये सारे आप देखो, नर पिशाच, ये मुसलमान कम्युनिटी कितना बोलती है, हर चीज को अमेरिका के ऊपर थोपती है कि भाई हमारे ऊपर तो अमेरिका ने ये किया, अमेरिका ने फलाना किया, अमेरिका ने ये किया। ऐसे-ऐसे ये लोग अमरीपा अमेरिका पे दोष लगाते हैं, लेकिन जब भी ये लोग इमिग्रेशन के लिए जाते हैं, तो हमेशा वहीं पर जाते हैं, वहीं पर रहना चाहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अम, अब एक बार इसको ये रियलाइज़ हुआ कि इसकी इंग्लिश जो है और स्पेशली जो इसका पढ़ने का अंडरस्टैंडिंग है, वो इम्प्रूव हो गई है। तो फिर ये मेडिकल इक्विवेलेंसी एग्जामिनेशन लेने लगी। तो जो भी यहाँ पर अमेरिका में या कनाडा में आता है, उसको एक मेडिकल इक्विवेलेंसी एग्जाम लेना पड़ता है, ताकि तुम्हारी जो तुमने पढ़ाई किसी और देश से करी है, वो यहाँ के बराबर हो। तो वो पास करना पड़ता है। जब ये यूएस में अपना मेडिसिन प्रैक्टिस करें, इससे पहले वो एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। तो इसको सारे सब्जेक्ट्स के अलावा इसको एक बिहेवियरल साइंस में पास चाहिए था और साइकियाट्री में भी पास चाहिए था। और ये 2 सब्जेक्ट जो हैं इसको इन्होंने इसको पूरे एक नॉलेज के ओशन में डुबो दिया, क्योंकि इसने ये चीज़ें पहले नहीं पढ़ी थी और इसको बहुत लज्जित हुई कि इसका मेडिकल एक्सपर्टीज़ जो है वो कितना सुपरफिशियल है, क्योंकि ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती थी जहाँ से इसने मेडिकल की पढ़ाई पढ़ी थी। तो इन क्योंकि ये नहीं क्योंकि इसकी पर्सनल कोई इसके अंदर कमी थी, बल्कि ये चीज़ें वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाई जाती थी। और ऐसी लिमिटेशन इसलिए लगाई थी क्योंकि ये मटेरियल जो है कॉन्फ्लिक्ट करता था इस्लाम की टीचिंग्स में। क्योंकि उनको डर था कि अगर स्टूडेंट्स जो हैं साइकियाट्री पढ़ेंगे और ये वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे बिहेवियरल साइंस, तो उनको काफ़ी चीज़ें जो है वो सोचने लगेंगे, अपने सोचने का ढंग बदल लेंगे। लेकिन कापलान मेडिकल स्कूल में फॉरेन डॉक्टर्स की हेल्प करी जाती थी ये एग्ज़ाम पास करने में। यहाँ पर इसने बहुत सारे डॉक्टर से और मिली जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ से थे, ईरान से, पाकिस्तान से। और उन्होंने भी इसको ये कहा कि उन्होंने ये वाले सब्जेक्ट इतने डेप्थ में और कहीं भी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़े। फिर ये कहती है कि इसकी नॉलेज की जो प्यास थी वो ये 2 सब्जेक्ट्स में इतनी ज़्यादा हो गई कि इसको ये एग्ज़ाम पास करने थे। मतलब उसमें बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लाने थे, जस्ट पास करने थे। तो ये बहुत जल्दी ही जैसे ही अमेरिका में आई थी, ये बड़ी फ़ैसिनेट होती थी किताबों से, जो बिहेवियरल साइंस पर और मेंटल हेल्थ पे हैं, तो इसने सोचा ये नॉलेज भी ली जाए। एक दिन इसने अपने हस्बैंड पर एक रिमार्क करा, जो कि वो अभी तक याद रखता है। इसने कहा कि आई नो व्हाई अमेरिका इज़ अ सुपर पावर, कि मैं जानती हूँ कि अमेरिका सुपर पावर क्यों है। अमेरिका इसलिए ग्रेट है क्योंकि इसके लोग जो हैं वो स्वतंत्रता को, विचारों की स्वतंत्रता को एन्जॉय करते हैं। वो एक ऐसे कल्चर का प्रोडक्ट हैं जो कि लैबोरेटरी में बॉर्न हुआ है साइंटिस्ट के लेंस के अंदर। जबकि हमारा मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो पीछे छूट गया है, क्योंकि हम एक ऐसे रिप्रेसिव कल्चर से आ रहे हैं जहाँ पर दिमाग को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं और उसको साइंस के साथ कभी भी वो नहीं करते, साइंस के साथ उसके मेल जोल नहीं है। तो इसकी इसकी पढ़ाई जो है वो किताबों आर्टिकल से भी ज़्यादा जो थी, अम, इसको वो मेडिकल इक्विवेलेंसी एग्ज़ाम्स देने की थी। तो इसने देखा कि वहाँ पर अरेबिक लैंग्वेज प्रेस की प्रिंटेड और पब्लिश्ड कैलिफ़ोर्निया में किताबें हैं, तो ये बड़ी खुश हो गई। तो फिर ये वहाँ के न्यूज़पेपर ढूँढने लगी और उनको पढ़ने लगी।
और इसको ये फ्रीडम इसने बहुत एन्जॉय करी अमेरिका में कि ये यहाँ पर लोग कैसे भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब ये लोग शोषित नहीं हैं, दबाए नहीं गए हैं और वो अपनी मन की बातें जो है वो अंदर दबाए नहीं रखते बल्कि उनको बताते हैं। तो इसने देखा कि जो न्यूज़पेपर्स हैं वो एक कार्बन कॉपी हैं अ जो प्रेस है इनकी अरब वर्ल्ड की। तो हर एक पेपर जो है वो एक स्पेसिफिक कंट्री या पार्टी का है और इसने देखा कि वो सारा लिटरेचर जो अरब से आ रहा है वो वहाँ की पा जैसे इनके यहाँ जो न्यूज़पेपर होते थे वो किसी न किसी पार्टी का न्यूज़पेपर होता था, ऐसे ही वो सारे यहाँ पर के न्यूज़पेपर हैं। तो यही वो कमज़ोर धागे थे जो इसको इस्लाम से बाँधते थे। तो अब इसने सोचा कि ये एक फ्री सर्च करेगी सत्य की खोज करेगी। ताकि वो इन धागों को बदल दे एक मजबूत रस्सी से। तो फिर इसने 2 डिफरेंट तरीकों से रिसर्च करी। एक तो मुस्लिम प्लेन पर बैठ के ताकि वो बहुत ताकि वो बहुत इंटीमेट और डीप नॉलेज इस्लाम की ले बिना सोशल प्रेशर के। और दूसरा अमेरिकन प्लेन ताकि उसको अमेरिकन सोसाइटी के बारे में फर्स्ट हैंड नॉलेज हो जाए ताकि वो इन दोनों को कंपेयर कर सके। तो जब ये रिसर्च में लगी थी, तो ये 1 दिन भी नहीं रुकती थी लिखे बिना और 1 आर्टिकल हर वीक ये लिखती थी और इन ब्रीफ एसेज में ये थोड़ा-सा क्रिटिसाइज़ करती थी मुस्लिम कस्टम्स को, उनके एजुकेशन मेथड्स को और उनका कंपैरिज़न करती थी जो उसने यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में देखा। हर एक आर्टिकल जो था वो ऐसा था जैसे पत्थर मारना ठहरे हुए पानी में। और हर एक पत्थर जो है वो वेव्स बनाता था अ, समय के साथ और फिर ये धीरे-धीरे और भी ज़्यादा क्रिटिकल मतलब अम, वो त्रुटि निकालने वाली और आउटस्पोकन बहुत बोलचाल में अभीरू हो गई मतलब कि अ, तेज़ हो गई, तो वो इसके बहुत सारे रिएक्शन आने लगे। जब ये अर्ली नाइ 1889 में इसका पहला आर्टिकल पब्लिश हुआ। और सितंबर 10 2001 में वो एक ग्राफ पे प्लॉट हुआ तो अम, इसका क्रिटिसिज्म कैसे-कैसे बढ़ता चला गया है, ये ग्राफ करा। हर पॉइंट जो था उस लाइन का, वो बताता था ये कैसा सोचती है और इसका एटीट्यूड इस्लाम के प्रति कैसे चेंज हुआ। तो ये बहुत एडिक्ट हो गई थी दोनों ही पढ़ने में इस्लामिक और मैं अमेरिकन बुक और जितना ये पढ़ती थी उतना ही ये पाती थी कि कितनी ट्रेजिक कंडीशन है मुस्लिम वर्ल्ड की यूनाइटेड स्टेट्स की अपेक्षा और इनका कितना सैड रिजल्ट है इनके इस्लामिक बिलीफ सिस्टम का और ये एक्सपेक्ट करती थी कि जो कमज़ोर धागा है, जो इसका पहले 4 साल जो इसकी लाइफ़ रही अमेरिका में, वो इसको फिर से जोड़ती है इस्लाम के साथ। वो इसको एक रस्सी से बदल देगी दिन प्रतिदिन। लेकिन इसने पाया अम, कि वो रस्सी में बदल गई लेकिन वो रस्सी कमज़ोर फ्रेजाइल थी बहुत, कमज़ोर थी। जो सऊदी सपोर्टेड पेपर था उसने सबसे पहले इसके काम को नकारा। फिर इसके बाद सद्दाम हुसैन की पेपर ने इसको सपोर्ट किया। इसलिए नहीं क्योंकि उनको पसंद आया जो इसने लिखा, क्योंकि वो सऊदियों को हेट करते थे इसलिए इसको एक्सेप्ट किया। इसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सद्दाम हुसैन की डिफीट हो गई तो उसने इस्लाम को एक लिवर की तरह यूज़ किया ताकि वो लोगों का विश्वास जीत सके और अपनी सरकार दोबारा से खड़ी कर सके। तो फिर इसका न्यूज़पेपर जो है वो ज़्यादा दिन नहीं चला और फिर ये सीरियन एम्बेसी वॉशिंगटन के लिए लिखने लगी। तो सीरियन गवर्नमेंट भी सद्दाम हुसैन जैसे पहले कह रहा था अ,
तो वो इनके पेपर्स जो हैं ज़्यादा रिलिजियसली इंक्लाइन नहीं होते थे, जैसे सद्दाम हुसैन के थे। तो इसका पेपर काफ़ी टाइम चला। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि जो पब्लिशर था वो क्रिश्चियन था, और थोड़े समय के बाद तो वो काफ़ी इस जो लोग अटैक करते थे इसके आर्टिकल्स को, मुस्लिम लोग, उसको वो नहीं देख पाता था। मतलब वो उससे वो अपसेट हो जाता था। वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता था, क्योंकि वो पब्लिशर था और लोग इतने सारे मुस्लिम्स इसके आर्टिकल्स को अटैक करते थे, तो वो क्रिश्चियन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था, जो पब्लिशर है। फिर मुसलमानों ने वो एडवर्टाइज़मेंट उन पेपरों से हटा लिए, ताकि वो प्रोटेस्ट कर सकें इसके खिलाफ जो ये लिखती थी। और फिर पब्लिशर ने इसको फ़ोन करके अ, सितंबर 11 से 2 महीने पहले उसने कहा कि अगर ये अपना टेलीफ़ोन नंबर कैर, यानी कि काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस को दे दे, क्योंकि उसका एक मेंबर इससे बात करना चाहता है। ये मान गई, और उसी दिन इसको एक टेलीफ़ोन कॉल आया मिस्टर हुसाम आलोश से, जो इस ऑर्गेनाइज़ेशन के थे, कैर के, यानी कि अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन के। मिस्टर एलोश जो था वो बड़ा कर्टियस था, और वो बातचीत के दौरान अपने आप को बहुत रोक रहा था, और अम, उसने अपना डिस्प्लेज़र, यानी कि उसने अपना रुष्टता जो है वो कि नाराज़गी जो है वो बताई, कि ये जो लिखती है इसने लाइन क्रॉस कर दी है। अ, जब एक मुस्लिम, स्पेशली अगर वो कैर का मेंबर हो, एक राइटर को बताए कि वो उसने लाइन क्रॉस कर दी है, तो इसका मतलब ये एक वेल्ड थ्रेट है, यानी कि एक ढकी हुई वो है, धमकी है, जिसके कि जिसको जिसकी जो अरबी पे एक्सीलेंट कमांड है, जिन लोगों की जो अरबी बहुत अच्छी जानते हैं, वो ही समझ सकते हैं इसको, कि ये जो इशारों में जो लोग बोलते हैं दबी हुई आवाज में कि इन्होंने लाइन क्रॉस कर दी, अगर ये कहना एक धमकी है। तो इसके बहुत सारे फ्रेंड्स ने इसको कहा कि भाई तुम ये जो है थोड़ा ईज़ अप हो जाओ, इतना मत करो और पेशेंट रहो। अ, तो फिर ये अंदर ही अंदर जो है बॉयल करने लगी प्रेशर कुकर की तरह। तो इसका जब टेम्परेचर बढ़ता गया, तो इसको लगा कि ये एक्सप्लोड कर जाएगी। अब ये कई बार पीछे देखती है और सोचती है कि मेरा ये रिज़ॉल्व आया कहाँ से? इतने सारे इंसिडेंट्स हुए, पर एक मेमोरी जो है इसको बार-बार आती है, जब ये सीरिया छोड़ी थी। तो जब इसका हस्बैंड जो है वो 1 साल पहले आ गया था इससे अमेरिका में, तो जब इसने रिक्वेस्ट अपनी पासपोर्ट की, अपने बच्चों की, अपने ऑफ़िसर इमिग्रेशन की, और परमिट ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया, कि इस्लामिक लॉ में कि ये अपने बच्चों की लीगल गार्डियन नहीं है। जब इसने अपने बच्चों का पासपोर्ट दिया था ना, जब ये आने वाली थी पहले अमेरिका में, तो उन्होंने कहा कि ये अपने बच्चों की लीगल गार्डियन नहीं है, बल्कि इसके पिता को, उनके पिता को जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी रिक्वेस्ट। तो इसने अपने बैग में से पावर ऑफ अटॉर्नी निकाली, जो इसके हस्बैंड ने अथॉरिटी से ली थी, जो कि इसको लीगली ऑथराइज़ करते थे कि वो पैसों को कैसे खर्चे, उसके पोज़ेशन और उसके अफ़ेयर्स को। लेकिन वो ऑफ़िसर ने इसको वापस दे दिया वो पावर ऑफ अटॉर्नी, और उसने कहा कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी है, प्रूफ ऑफ गार्डियनशिप नहीं है। तो ये आपको ये राइट देती है कि आप उसकी प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करें, पर तुम्हें उसके बच्चों की गार्डियनशिप नहीं मिलेगी। पर इसने कहा, पर वो तो मेरे बच्चे भी हैं। तो इसने उस उन्होंने कहा कि इस्लामिक लॉ में मतलब एक महिला गार्जियन नहीं होती है बच्चों की। देखा आपने? ये भी एक नई बात है कि एक महिला गार्जियन नहीं है बच्चों की। तो इसने कहा कि हम क्या करें अब? तो मुझे तो उनका पासपोर्ट चाहिए, और उनका फादर यहाँ है नहीं। तो फिर उन लोगों ने कहा कि तुम एक आदमी को लेकर आओ जो तुम्हारे हस्बैंड की फैमिली का हो, जो ये बात कहे कि तुम्हें परमिशन है कि तुम अपने बच्चों के लिए पासपोर्ट लो। तो इसकी हस्बैंड की इमीडिएट फैमिली का बंदा एक उसी टाउन में रहता था जहाँ ये लोग रहते थे, और इससे उनसे ये कभी नहीं मिली थी। अली नाम था उसका। वो बहुत शराबी था, और उसका पुअर कैरेक्टर था, और वो बहुत ही बुरे स्वभाव का था।
और इसीलिए उसके हस्बैंड ने इस अली से इसकी कभी मुलाकात नहीं कराई थी। लेकिन फिर इसने उसके बारे में पता किया और पाया कि वो एक गरीब घर में रहता है, बहुत दूर, इन जो जहाँ ये रहते थे वहाँ से बहुत दूर। उसकी बीवी ने इनको बहुत अच्छी स्माइल देके ग्रीट किया और इसने देखा कि मतलब बीवी उसकी अच्छी है और उसके फेस से इसने ये रीड किया। अम, और उसने बड़ी धीरे, कि भई वो कोई और ना सुन पाए, इसने उसके कान में कहा कि देखो ये तो शराब पिए रहता है, कि मुझे नहीं पता कि ये एग्री मानेगा कि नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, तो तुम इसको रिश्वत दे दो थोड़े पैसों की। पर वैसे तो ये तुम्हारी बात नहीं मानेगा, पर जब तुम पैसे दोगी तो फिर ये शायद मान जाए। फिर ये इमिग्रेशन और परमिट डिपार्टमेंट में गई तो फिर इसने 50 सीरियन पाउंड जो $1 के बराबर हैं उसकी जेब में रख दिए। तो अली जो है वो ऑफिसर के पास गया, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, जो कि ये इसके हस्बैंड की फैमिली को बिलॉन्ग करता था। बट ये नहीं बताया कि क्या क्लोज़नेस थी रिलेशनशिप में। तो और उसने कहा, हाँ ऑफिसर, ये मेरे भाई की बीवी है और मेरे भाई ने मुझे अपॉइंट किया है गार्जियन बच्चों का। तो अपने भाई की विशेष से मैं इसको नहीं रोकूँगा पासपोर्ट लेने के लिए बच्चों के लिए। तो जब ये लोग बिल्डिंग छोड़ के गए, तो इसके हाथ में पासपोर्ट आ गए, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़ोर का गुस्सा आ गया। और एक नॉलेजेबल, क्योंकि ये तो डॉक्टर थी और नॉलेजेबल और रिस्पेक्टेबल वुमन है और वो भी डॉक्टर, और ये फिट नहीं है गार्जियन बनने के लिए अपने बच्चों की, लेकिन एक शराबी जो कि नीच व्यक्ति है, जो $1 के लिए जो है गार्जियन हो गया है मेरे बच्चों का। इस बात से इसको बहुत जोर का गुस्सा आया। तो अब ये बताती है कि कैसे इसने अपना जेल वहां से छोड़ा, जेल मतलब वो देश, अपने सूटकेसेस में जो है वो पेनफुल मेमोरीज रखी। मतलब ये कवि की तरह से लिखा है कि अपनी पेनफुल मेमोरीज पैक करी, और मैं अपने 2 बच्चों को पीछे छोड़ रही थी कि ताकि तब जब मेरे पास इतने पैसे हो जाएँगे कि मैं उनको सपोर्ट कर सकूँ, तो 2 को बुलाऊँगी, 2 को ले गई है। तो तो प्यार जो है इसने सुहा, फातिमा, अमल, सुहा, फातिमा, अमल और थाउज़ेंड्स ऑफ अदर वुमेन जिनकी ट्रेजेडी है, जिनके बारे में इसने सोचा कि ये लिखेगी यहाँ आके, और बहुत सारी किताबों में, ताकि वो अमेरिकन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में रखे। फिर इसने ये अमेरिका आई केवल एक लक्ष्य से, कि जिनको भी अल्लाह ने छोटे-छोटे टुकड़ों में और मक्खियों से भी कम में उनको छोटा कर दिया है, उनको ये डिफेंड करेगी। और इसको लक्ष्य का तो पता था, पर इसे ये नहीं पता था कि क्या प्लान ले और कैसे इस गोल को अचीव करे। लेकिन अमेरिका ने इसको रिफ़ॉर्म किया और इसको नॉलेज से लैस किया, और इसको अपना लक्ष्य ठीक से दिखा, और इसने एक प्लान बनाई कि कैसे ये बाकी के विक्टिम्स को बचाएगी और कैसे ये अल्लाह के ऊपर न्याय करेगी। यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अभी किसी को कुछ कहना है इस बारे में तो कह सकते हैं। एक्स मुस्लिम राज, आप मेरे चैनल पे आ चुके हो क्या? मेरी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है।
तो बस मुझे इतना ही कहना था। आप सब लोगों को जय हिंदू राष्ट्र, और ईश्वर करे आपको इन नर-पिशाचों से, आपको और आपके परिवार को बचा के रखे। इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र, कल फिर मिलेंगे 5 बजे ऋग्वेद के साथ। और एक्स मुस्लिम राज जी, अगर आपने मेरे चैनल पे नहीं आए हो, तो प्लीज़ मैंने ये ईमेल दे दिया है, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए और मेरे साथ एक स्ट्रीम करिए। जी। इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र।